my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone, this is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academy Zone. मेरे प्रिय छात्र, आप लोगों को मैंने कहा था ना पंक्चुएशंस के बारे में, तो पिछले क्लास में जो पंक्चुएशन का जो हम लोग डिस्कस किए थे, यानी फुल स्टॉप, कॉमा और उसके साथ क्या था, कॉमा था, फुल स्टॉप था और एक था उसमें सेमी कोलन, ये तीन हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। यहां पर इस क्लास में उसी चीज को आगे लेकर पढ़ते हैं, उसमें कुछ नया चीज जोड़ के देखते हैं उसका, ठीक है। तो चलिए पहले क्लास में चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर करेंगे और जब क्लास खत्म हो जाएगा अंत में इसको हम लोग समराइज करेंगे और उसके लिए चर्चा करेंगे। चलिए तो मेरे स्टूडेंट्स जितने भी आप लोग 11th और 12th बोथ आप लोगों के लिए ग्रामर के जो क्लासेस में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पंक्चुएशन से संबंधित कुछ चीज़ों का जिक्र किया था, जिसमें आपका फुल स्टॉप, कॉमा और सेमी कॉलन, ये हम लोग तीन देख चुके थे और मैंने कहा भी था कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करो, अच्छे से देखना है, बहुत ज़रूरी है। आज उसी क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी पंक्चुएशंस को लेकर आगे बढ़ते हैं और उसमें कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं। तो उस संदर्भ में आज जो पहला आ रहा है वो है कोलोन, ठीक है। तो कोलोन का प्रयोग जो है, कोलोन मतलब कैसे रहता है, जैसे फुल स्टॉप डबल ऊपर नीचे ऐसा, ठीक है। मार्क्स देखिए उसमें है, बुक्स को ध्यान दें। कोलोन का प्रयोग किसी सूची यानी लिस्ट या उदाहरण एग्जाम्पल को आरंभ करने के लिए होता है। सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा, यानी कोलोन का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, किसी सूची को एनलिस्ट करने के लिए, यानी लिस्ट या एग्जाम्पल कुछ देने के लिए वहाँ पर। जैसे देखिए नीचे देखिए, द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स, देखिए उसके बाद कोलोन से कैट, काउ, बॉय एंड गर्ल, यानी आप लोग इसको समझ सकते हैं, कैट, कॉमा, काउ, कॉमा, बॉय एंड गर्ल। तो यहाँ एंड, बॉय और गर्ल तुरंत गिरा है, इसलिए बीच में कनेक्टर्स जोड़कर रखा गया है। नीचे देखिए, आई वांट द फॉलोइंग, हो गया, फॉलोइंग के बाद फिर कोलोन आ गया, बुक्स, पेन्स एंड नोटबुक्स, समझ में आ गया। फिर देखिए, डायरेक्ट स्पीच तथा कोटेशंस के पहले कोलोन का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच हो या फिर कोटेशंस अगर हम लोग करें तो उसके पहले कोलोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड, आई विल डू इट, तो ही सेड यहाँ देखिए कोलोन है, एंड आई विल डू इट वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। शेक्सपियर सेड, फिर वो कोलोन है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। डायलॉग में वक्ता के नाम के बाद, यानी डायलॉग में जो व्यक्ति बात कर रहा हो, बोल रहा हो, जिसका डायलॉग हो, वो कोलोन का प्रयोग होता है। जैसे टीचर, व्हाट आर यू डूइंग, टीचर कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तो टीचर के बाद देखिए वहां क्या रखा गया है, कोलोन। राम बोल रहा है, फिर राम के बाद देखिए कोलोन है। सर आई एम डूइंग माई लेसन, सर कॉमा है, आई एम डूइंग माई लेसन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना हो, परिभाषा देना हो या विस्तारित कुछ उसका ये रखना हो, मतलब जेस्ट को रखना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो डिस्क्रिप्शन देना हो तो उस शब्द के बाद कोलोन दिया जाता है। जैसे नाउन, अब नाउन का डिस्क्रिप्शन देंगे, परिभाषा देंगे। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, देखिए ये परिभाषा हो गया नाउन का, बट नाउन के बाद हमने क्या दिया है, वहाँ लगाया है कोलोन। यानी क्या कहा गया है कि जब कोई किसी चीज़ का डेफिनेशन देना हो या डिस्क्रिप्शन देना हो तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, उस शब्द के बाद ही कोलोन दे देते हैं, ठीक है। एल्बैट्रॉस, एल्बैट्रॉस अ लार्ज वाइट सी बर्ड विथ लॉन्ग विंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखें। कोलोन, यानी कोलोन समझ में आ गया, कुछ कुछ खास चीज़ों पर उसका इस्तेमाल होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे देखिए 3-4 करके हम दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे कि क्लास में, आप लोग उसको लेकर प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बुक्स निकालेंगे, यूजुअली उसको रीडिंग देंगे और रीडिंग देते समय उसको ध्यान देंगे बुक्स में कि किस तरीके से उसका प्रयोग हुआ है, फिर मिलाएंगे, जो कहा हुआ चीज़ें हैं उसके साथ आप मिलाएंगे, उसको देखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये कोलोन हो गया। कोलोन के बाद जो आता है वो है क्वेश्चन मार्क्स, यानी जिज्ञासा चिन्ह। तो जिज्ञासा चिन्ह कहाँ लगता है, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयुक्त होता है। ये तो सबको पता है, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, ही सेड टू मी, व्हाट आर यू डूइंग, क्लियर है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद फुल स्टॉप प्रयुक्त होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं। लेकिन हम लोग जैसे बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर होता है
तो वहाँ पर मतलब ये नहीं लगता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। जैसे ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था, तो वहाँ देखिए फुल स्टॉप लगा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा। आई डोंट नो हु ही वाज, देखिए वहाँ भी फुल स्टॉप है। जब हम लोग स्पीच करेंगे ना, स्पीच पढ़ाएंगे, उस वक्त बता देंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए वो उसमें कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव जो वाक्य भी होता है, यानी वहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं आते, वो बदल जाते हैं फुल स्टॉप में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो होता है, क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क प्रयुक्त होता है। जैसे यू आर गोइंग टुमारो, आंट यू, तुम कल जा रहे हो क्या? नहीं। तो ये जो रखा गया आंट यू, तो वहाँ उसके बाद देखिए नोट ऑफ इंटरोगेशन रखा गया, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? क्वेश्चन टैग, जो क्वेश्चन को टैग किया गया उसके साथ। ठीक है। इसके बाद आता है, ये सिंपल है, नोट ऑफ इंटरोगेशन जो है बहुत सिंपल है, खाली ध्यान देना है। उसके बाद आ जाता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ऊपर एक इस तरह से देखिए लाइन अप है, उसके नीचे एक बिंदु है। तो एक्सक्लेमेशंस जिसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको बोलते हैं, वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स प्रयुक्त होता है। मे गॉड हेल्प यू, देखिए चिन्ह लगा हुआ है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, हाउ लवली शी लुक्स, हर जगह ये चिन्ह लगे हुए हैं। यानी ये चिन्ह देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये वाक्य किस तरह का वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी वहाँ हम लोग बोलते हैं या तो ऑप्टेटिव में है या एक्सक्लेमेटरी में है। ठीक है। अब देखिए इंटरजेक्शंस तथा ऐसे फ्रेज सेंटेंस जो होता है, फ्रेजेस में सेंटेंसेस जिनके आकस्मिक भाव व्यक्त हो, उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स प्रयुक्त किया जाता है। इंटरजेक्शंस होता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ओ, आ, अलास, नॉनसेंस, हेलो, ऐसा वेल डन, ब्रेवो, एनफ, हर चीज़ के बाद देखिए ये वर्ड लगाएंगे, उसके बाद ही वो एक्सक्लेमेशन का मार्क्स दिया जाता है। फिर कैपिटल लेटर से वाक्य शुरू होता है। ओ आई हैव लॉस्ट माई पेन, ओ जैसे लिखे, उसके बाद ये चिन्ह, उसके बाद कैपिटल लेटर से फिर आई हैव लॉस्ट माई पेन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं हाइफन। अब देखिए एक होता है हाइफन और एक होता है डैश। तो ये लाइन खींचा जाता है। डैश जो होता है वो हाइफन से थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है, और हाइफन जो है वो छोटा सा, डैश के तरह छोटा सा। अब वो कहाँ लगता है देखिए, तो सबसे पहले इसको मैं इसी तरीके से बता दे रहा हूँ जो लिखा हुआ है आप लोगों को, इसलिए मैं बुक्स ही सामने रखा ताकि आप लोग इसको देख देख कर बार बार पढ़ सकेंगे, याद रख पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए हाइफन में क्या होता है, इसको हम लोग हाइफन बोलते हैं। सबसे पहले नाम तो याद रखिएगा आप लोग, नोट ऑफ इंटरोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशंस, किसको कोलोन बोलते हैं, किसको सेमी कोलोन बोलते हैं, कौन कॉमा है, कौन फुल स्टॉप है। अगर किसी वाक्य का कोई शब्द पंक्ति के अंत में जगह के अभाव के कारण पूरा नहीं आवे तो उसे अपूर्ण शब्द के बाद हाइफन दिया जाता है। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। वाक्य आप लिख रहे हैं, पूरा पंक्ति पूरा नहीं हुआ, आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, तो वहाँ हम लोग एक हाइफन छोड़ते हैं, ये बताने के लिए कि अगला चीज़ नीचे दिया हुआ है तथा उस शब्द के शेष भाग को अगली पंक्ति में लिखा गया है। ठीक है, ये तो सिंपल सा चीज़ हो गया। जैसे डॉग, काउ, बैग, बॉक्स, ऑक्स इत्यादि जैसे एक सिलेबल वाले शब्दों को डिवाइड नहीं किया जाता। इन्हें जहाँ भी लिखे पूरा लिखे, हाइफन की मदद से दो लाइन्स में ना लिखे। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो सबको पता है, ये बताने वाली बहुत बच्चे वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ दिया गया है कि इस तरह के शब्दों को जो मतलब वन सिलेबल, डबल सिलेबल, आप लोग समझ रहे हैं ना, सिंगल सिलेबल जिसको बोलते हैं, डबल, जैसे बॉक्स, ऑक्स सिंगल सिलेबल है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। मगर डबल सिलेबल में कैसे, हैंड सम, हैंड और सम, देख रहे हैं ना, इसको डबल सिलेबल हम लोग बोलते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, पंक्ति के अंत में किसी शब्द का केवल एक अक्षर लिखकर या एक अक्षर छोड़कर हाइफन कभी ना दे। जैसे ग्रामर को जी लिख के उसको हाइफन दे के फिर रैमर लिख रहे, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, किसी शब्द का सिलेबल पूरा हो जाने के बाद ही हाइफन दे। जैसे ब्यूटीफुल, इमीडिएट। अगर ब्यूटीफुल वाक्य के अंत में लिखना हो और पूरा ना अटे तो ब्यू के बाद हाइफन दे और ब्यूटी के बाद हाइफन दे, ब्यू के बाद हाइफन दे या फिर ब्यूटी के बाद हाइफन दे। क्यों? क्योंकि देखिए भावल के साथ जो उच्चारण, ब्यू एक वर्ड आ गया ना, फिर टी दूसरा वर्ड आ गया, या फिर ब्यूटी तो भी एक वर्ड आ गया। तो यहाँ पर इस जगह अगर तोड़ के लिखना हो, अगर मानिए आप लिख रहे हैं और लाइन में वो जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो वहाँ पर इन शब्दों के, ऐसा नहीं कि बी लिख के उसको हाइफन दे के बाकी चीज़ ब्यूटीफुल में अंत में लिखी, ऐसा नहीं होता है।
वहाँ बताया गया सिलेबल के मुताबिक, जहाँ भावल से वो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, ब्यू एक वर्ड लगे या ब्यूटी ऐसा लिखिए, उसके बाद हाइफन देखे अगला चीज़ आप लोग बाद में नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 21 से 99 तक के कंपाउंड नंबर्स को शब्दों में लिखने के लिए हाइफन प्रयुक्त किया जाता है। जैसे 20 यानी 21 से लेकर, ये छोटी सी बात है मगर इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 21 से 99 तक 20-1, 60-2, उसको डैश नहीं कहा जाता है, उसको हाइफन कहा जाता है। 89, 99 याद रखिएगा। इसमें से जब भी ये 29 आएगा, 429, तो 29 के बीच में 20 और हाइफन 9, समझ में आया है? ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। यदि प्रीफिक्स के लगाने से लगातार दो सेम भावल्स हो जाएं तो अभिष्ट प्रीफिक्स के बाद हाइफन प्रयुक्त होगा। जैसे देखिए, कोऑपरेशन, तो प्रीफिक्स यानी पहले वाला जो को, फिर ऑपरेशन, बात समझ में आ रहा है? कोऑपरेशन, फिर ओ के बाद भी ओ है। रीएलेक्ट, तो री के बाद फिर ई है, री REE, फिर ELECT। प्री एमिनेंट, देखिए प्री PRE, फिर ई से ही शुरू है। तो ऐसे जो जगह है यहां पर को, फिर ऑपरेशन, इस बीच में आप वो हाइफन लगाएंगे। यानी बात समझ में आया? जैसे रीएलेक्ट, री उसका प्रीफिक्स कहा जाता है उस पूरे शब्दों का, जितने भी आप देख रहे हैं। ऑपरेशन अपने आप में एक शब्द है, कोऑपरेशन जैसे आपने बोला, तो कोऑपरेशन एक अपना पूरा शब्द हो गया। तो कोऑपरेशन आया समझ में? तो इस तरह के शब्द हो जाते हैं। प्री एमिनेंट, एमिनेंट अपने आप में एक शब्द है, फिर प्री एमिनेंट, तो प्री हाइफन एमिनेंट। अंग्रेजी में बहुत सारे कंपाउंड तथा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है जिसके फॉर्मेशन में हाइफन प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अ 5 रुपी नोट, अ वन आइड मैन, वाइस प्रेसिडेंट, नॉन वायलेंस, मिड जून, एक्स MLA, एक्स प्रिंसिपल, इस तरह के जो शब्द लिखे जाते हैं, यहाँ पर इसको जो कंपाउंड वर्ड है या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, तो यहाँ पर ऐसे जगह में जैसे वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस और प्रेसिडेंट के बीच में रखा गया। एक्स MLA जो भूतपूर्व हम लोग बोलते हैं, तो एक्स हाइफन MLA। नन वायलेंस, वायलेंस हिंसा, और नन यानी अहिंसा, तो नन फिर वो हाइफन दे, फिर वायलेंस। समझ में आया? तो ये चीज़ें जो है, जो अभी आपको मैंने बताया इस क्लास में, देखिए हाइफन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैंने बहुत सारा देखा है कि जो क्लासेस चलते हैं इस पंक्चुएशन का जिक्र कम ही किया जाता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं इसका भी एक जिक्र करूं, इसका एक अलग से क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन करूं, बता दूं। इसीलिए मैं पार्ट वाइज पार्ट आप लोगों को ये क्लास दे रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आइए चलिए फिर क्लास में डिस्कस करते हैं, फिर जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए।